अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टेंथ की फ़िज़िक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास फ़िज़िक्स के अंदर सिक्स टाइम इसका जो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा इसके आइडिया को समझ लेते हैं कि हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली है क्या। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो एक वाइब्रेटरी मोशन की ही एक टाइप कह लें या काइंड कह लें। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है बिल्कुल वाइब्रेटरी मोशन की तरह एक्ट करती है। अब ये वाइब्रेटरी मोशन क्या है इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। वाइब्रेटरी मोशन जब भी कोई जिस्म हमारा किसी एक फिक्स पॉइंट के आगे या पीछे या उसके दाएं या बाएं जो है वो हरकत करता है तो ऐसे जिस्म की हम हरकत को जो है वो वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। जैसा कि एग्जांपल के तौर पर हम झूला ले लेते हैं। आपने बच्चों को अक्सर झूला झूलते देखा होगा कि जो झूला है वो एक फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द, सेंट्रल पॉइंट के गिर्द हरकत करता है। कैसे? ये हमारे पास फर्ज किया ये हमने एक जो है झूला बना दिया। अब इसके ऊपर जब बच्चा बैठता है तो बच्चा जो है झूले को यहाँ से लेकर इस पॉइंट ए तक लेकर जाता है और इसी तरह ये वापस जो है ये इस रुख में भी जो है पॉइंट बी तक जो है ये हरकत करता है। तो इस तरह के ये जो झूला है आपके पास ये पॉइंट ए और बी के दरमियान में हरकत करता रहता है। तो इस तरह की जो मोशन है वो हमारे पास क्या है? वाइब्रेटरी मोशन, जिसमें कोई भी जिस्म एक फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है ना, ये गिर्द क्या करता है? हरकत करता है। इसको हम क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। तो बेसिकली जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन वो हमारे पास बेसिकली क्या हमारे पास है? वाइब्रेटरी मोशन ही है। तो हम जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, जैसा कि हमने अभी कहा है कि कोई भी जिस्म एक वास्तविक पोजीशन के गिर्द या फिक्स पॉइंट के गिर्द जो हरकत करता है वो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है। तो इस सेंस से हम कह सकते हैं कि जब कोई जिस्म हमारा मोशन करता है तो डिस्प्लेसमेंट कोई फासला तय करता है, फासला x तय करता है, डिस्टेंस जो है वो x डिस्प्लेसमेंट करता है। तो x डिस्प्लेसमेंट करने से x फासला
तय करने से उसके अंदर जो है जिस्म के अंदर, सिस्टम के अंदर एक्सेलरेशन ए पैदा होता है। किसी भी जिस्म का डिस्प्लेसमेंट एक्स तय करने से उस जिस्म के अंदर, उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन ए पैदा होता है, जो कि क्या होता है, एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डिस्प्लेसमेंट एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो उस ऑब्जेक्ट के सेंटर वाले पॉइंट की तरफ होती है। हमेशा एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स द सेंटर होगी, टुवर्ड्स द सेंटर। यहाँ पर ये माइनस की जो साइन है, जो अलामत है, ये उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है जो कि उसकी सेंट्रल पॉइंट की तरफ है। तो थोड़ा सा ये ओवरव्यू हो गया हमारे पास। आगे हमारे पास जो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है वो है मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। हम उसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास टॉपिक है मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका कोई मास है, वो अटैच्ड है, बंधा हुआ है किसी स्प्रिंग के साथ। स्प्रिंग से बंधे स्प्रिंग से बंधा मास। इसमें हम एक स्प्रिंग बना लेते हैं। ये हमारे पास एक सरफेस हो गई जिस सरफेस के साथ ये हमारा जो मास m है वो बंधा हुआ है। ठीक है ना। ये हमारे पास इसकी क्या है, सपोर्ट हो गई, जहाँ से ये बना हुआ है ये सपोर्ट हो गई। ठीक है ना। ये क्या हो गया हमारे पास, ये स्प्रिंग हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, मास हो गया। ये तीन चीजें हो गई। अब इसके अंदर ये जो हमारे पास नीचे वाली ये जो सरफेस लाइन है, जिस सर्फ के साथ ये जो मास है ये हरकत करेगा, तो ये जो फ्रिक्शन है जो हमारे पास सरफेस है, इस सरफेस को हम जो है एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास फ्रिक्शन लेस है। फ्रिक्शन लेस है क्योंकि हम आइडियली तौर पर देखते हैं कि हमारे पास तमाम जो ऑब्जेक्ट हैं उनके अंदर फ्रिक्शनल फोर्स मौजूद होती है जो उसको मोशन के खिलाफ रोकने की कोशिश करती है। तो जब ये हमारा जो मास है, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, जब ये हरकत करेगा तो ये इस सरफेस के साथ स्लाइड करेगा, टकराएगा, जिसकी वजह से इसकी मोशन के अंदर रुकावट पैदा होगी। तो ये वो रुकावट है, ये वो फ्रिक्शन है। तो हमने इस सरफेस को फर्ज कर लिया है, एज्यूम कर लिया है कि आइडियल सरफेस से भी है कि हम ये कहते हैं कि जो सरफेस है ये फ्रिक्शन लेस है। इसकी जो फ्रिक्शन है इस मास की मूवमेंट पर इसका कोई असर नहीं है। अब ये हमारे पास जो स्प्रिंग के साथ बंधा हुआ मास है ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पर है। नॉर्मल पोजीशन को हम यहाँ पर जो है ये डिनोट कर लेते हैं कि ये जो इसकी पोजीशन है ये हमारे पास क्या है, एक्स नॉट है। इसकी पोजीशन को क्या कहते हैं हम, एक्स नॉट। हमेशा किसी भी चीज़ की जो पोजीशन है उस ऑब्जेक्ट के सेंटर से ली जाती है। तो हमने भी यहाँ पर इसका जो मास है उसके सेंटर का जो पॉइंट बनता है, जो सेंटर वाली लाइन बनती है, वहां से हम इसका जो डिस्टेंस लिया हुआ है, इस डिस्टेंस को हमने क्या कहा हुआ है, एक्स नॉट। ये हमारे क्या हो गए, मेन पोजीशन। क्या होगी हमारी मेन पोजीशन। या हम इसको
जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं, मेन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब जब हम इसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करते हैं, इस जिस्म को हम एक्स नॉट से खींचते हैं, दूर लेकर जाते हैं, इसके ऊपर एक फोर्स एफ अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से देखिए, हम इसको थोड़ा सा दोबारा से ये ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है ना, जो हम इसको ड्रा कर लेते हैं, अगर हम इसका इनिशियल पॉइंट जो वाला देखें तो हमारे पास इसका ये एक्स नॉट पोजीशन ये बन रही है। अब इसने फासला कवर कर लिया, डिस्टेंस कवर कर लिया, एक्स नॉट से ये चला गया कहाँ पर, पोजीशन ए पर। इसकी ये जो पोजीशन, हम इसको क्या कहते हैं, पोजीशन ए। ये कब इसने अटेन की, जब हमने इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स एफ अप्लाई की। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि जब हम एक्सटर्नल फोर्स एफ अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स एक्स जो है एफ अप्लाई करते हैं, तो उससे ये क्या करता है, कुछ फासला जो है ये तय करता है, एक्स नॉट से ये तक इसने कुछ फासला कवर किया है। और ये जो फासला है ये डिपेंड करता है हमारी फोर्स के ऊपर। अगर हम ताकत जो है, जो फोर्स है वो ज्यादा लगाएंगे तो ये जो फासला है एक्स ये ज्यादा कवर करेगा। अगर हम ये फोर्स एफ जो है ये हम कम लगाएंगे तो ये जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, फासला है, ये कम तय करेगा। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास जो एफ है बेसिकली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स के। ये एक्चुअली जो एक स्टेटमेंट है, किसकी स्टेटमेंट है, हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ ये कहता है कि जब हम किसी भी जिस्म के ऊपर उसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर कोई फोर्स एफ लगाएंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट एक्स तय करेगा। इसके अंदर एक कंपल्सरी जो हमें बताई गई है, बात शर्त बताई गई है, वो ये है कि इलास्टिक लिमिट, अगर हम उसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर रहकर उसके ऊपर कोई फोर्स एफ लगाएंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट एक्स तय करेगा। अगर हम इसको थोड़ा सा ग्राफिकली देखें हुक्स लॉ को, ये हमारे पास जो है ये फोर्स एफ हो गई, ये हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक्स हो गया। जब इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, एफ बढ़ाते हैं, इसका जो डिस्प्लेसमेंट एक्स है वो इंक्रीज होता जाता है। जैसे जैसे हम इसके ऊपर फोर्स बढ़ाते जाते हैं, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ता जाता है। लेकिन एक ऐसी स्टेज भी आ जाती है कि जब जो हमारे पास ये स्प्रिंग जो है ज्यादा फोर्स लगाने से ये टूट जाता है। तो ये वो बात है जो हमने इलास्टिक लिमिट को डिफाइन की है, या ये वो रीजन है जिसको हम इलास्टिक लिमिट कहें। इलास्टिक लिमिट यानी कि अगर हम उस चीज के, उस ऑब्जेक्ट के, उस स्प्रिंग के इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करते हैं तो वो मटेरियल टूट जाएगा। उसके तो हुक्स लॉ जो है वो ये कहते हैं कि इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए अगर आप उसके ऊपर कोई फोर्स एफ लगाते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट एक्स तय करेगा। ये हमारे पास क्या होगी, हुक्स लॉ की जो है डेफिनेशन होगी। तो हुक्स लॉ को डिफाइन करते हैं कि इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए बैरूनी लगाई गई फोर्स उस जिस्म के डिस्प्लेसमेंट एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और ये जो है ना, ये उसका मैथमेटिकल जो हमारे पास फार्मूला आ जाता है हुक्स लॉ का।
उसके बाद हम आगे देखते हैं कि जब ये ऑब्जेक्ट जो है ए तक पहुंचता है, तो क्योंकि ये एक फोर्स जो है या एनर्जी जो है ये हासिल कर चुका है, ये गेन कर चुका है, तो ये यहाँ से दोबारा जो है हरकत करना शुरू करता है। और वो जो हरकत है वो वापस जो है इसकी ये ए से वापस इसका जो मेन पॉइंट है, जो इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये उसकी तरफ हरकत करती है। और हरकत करती हुई ये पॉइंट एक्स नॉट पर आ जाता है। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद एक्स नॉट पर पहुंचने के बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रुकता नहीं है, क्योंकि न्यूटन का जो पहला कानून है हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई जिस्म हमारा जो है वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहता है। तो जब ये हमारा जिस्म ए से हरकत करता हुआ ओ पर आया, तो ये ऑलरेडी हरकत में है, ऑलरेडी हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है, तो इनर्शिया की वजह से ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर रुकता नहीं है, बल्कि ये इनर्शिया की वजह से ये हमारा जो जिस्म है, ये जो हमारा मास है, ये आगे जो है ये चला जाता है, आगे हरकत करता है। अब वो हरकत करता हुआ ये हमारे पास जो एक और हम पॉइंट यहाँ पर बना लेते हैं, ये यहाँ तक जो है ये आ जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट बी कह लेते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये हमारा जिस्म जो है ये ए से हरकत करना इसने शुरू किया, एक्स नॉट को क्रॉस करता हुआ ये पॉइंट बी तक आ गया। तो ये पॉइंट ए से बी तक जो पहुंचा, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं कि ए से बी तक कैसे पहुंचा। क्योंकि हमने इसके ऊपर फोर्स प्रोवाइड की थी और जिसको हम इसको लेकर गए थे पॉइंट ए पर, तो क्योंकि हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर चुके हैं, तो न्यूटन के थर्ड कानून के मुताबिक हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। जब हमने इसके ऊपर एक्शन किया, इसको फोर्स अप्लाई की, तो ये एक रिएक्शन शो करता है। वो रिएक्शन शो करता है रेस्टोरेंट फोर्स की नजर में। अब रेस्टोरेंट फोर्स क्या चीज है? रेस्टोरेंट फोर्स रेस्टोरेंट फोर्स, तो जब हमने इसके ऊपर जो अमाउंट फोर्स की अप्लाई की, न्यूटन के थर्ड कानून के मुताबिक जितना हमने इसके ऊपर एक्शन किया, उतनी ही ए अमाउंट में ये उसके ऊपर रिएक्शन करता है। यानी कि जितना हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई है एक मखसूस डायरेक्शन के अंदर, ये उतने ही फोर्स उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। यानी कि ये जो हमारा पॉइंट था, ये डिस्प्लेस हुआ एक्स नॉट से ए तक, इसके ऊपर जो ये अमाउंट फोर्स लगी है, उतनी ही फोर्स इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन पर लगेगी, जो कि हमारे पास क्या होगी, ए से ओ की तरफ होगी। यानी कि हम यूं कह लें, ये हमारे पास एक पुशिंग फोर्स है, एक धकेलने वाली फोर्स है, जो ओरिजिनल फोर्स के अपोजिट पर लगी है, अपोजिट सीमत में लगी है, अपोजिट डायरेक्शन में लगी है। अगर हम इसको डिफाइन करें, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स का जो मतलब है वो यह है कि जितनी हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की है, उतनी ही मिकदार में, यानी कि जो टोटल फोर्स है, जो टोटल एनर्जी है, वो बराबर है। इसको हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव। इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स विच एक्ट्स on a body to restore its original position। एक ऐसी फोर्स, जो किसी जिस्म को उसकी असली हालत की तरफ वापस लाए, ठीक है ना। यानी कि जो हमने हुक्स लॉ के मुताबिक एक रिलेशन बनाया था, एफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के, ये तो हो गया हमारा एक्शन। इसका रिएक्शन क्या है कि यही जो फोर्स है
वो अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो ट्रेवल कर रही है। यहाँ पर ये जो माइनस है, ये माइनस शो कर रहा है रेस्टोरेंट फोर्स को, यानी कि जो उसकी ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रेस्टोरेंट फोर्स हो गया। आगे हम देखते हैं कि जो हमारे पास F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, अगर हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहें तो हमारे पास ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हम जानते हैं कि जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो एक तो हमारे पास जो इक्वालिटी का साइन आता है और साथ में हमारे पास जो है कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है ना। ये प्रोपोर्शनलिटी के लिए हो गया, इज इक्वल टू और कांस्टेंट। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये x आ जाएगा। अब यहाँ पर जो हम कांस्टेंट जो है वो डिफाइन करते हैं, वो हम k डिफाइन करते हैं, f इज इक्वल टू के एक्स। यहां से अगर हम कांस्टेंट k की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड पर, दोनों साइडों पर जो है वो x से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यहां से जब डिवाइड करेंगे x जो है वो x से खत्म हो जाएगा, हमारे पास जो k है वो बराबर आ जाएगा f ओवर x के। तो यहां से अगर हम देखें k को, k हमारे पास जो कांस्टेंट है, जैसे कि हमने स्प्रिंग की बात की हुई है, हर मटेरियल का जो कांस्टेंट होता है वो अपन मुख्तलिफ होता है। मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट के जो स्प्रिंग कांस्टेंट होंगे वो मुख्तलिफ होंगे। यानी कि अगर हम इसी स्प्रिंग की बात कर लेते हैं, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के स्प्रिंग हैं। एक हम कह लेते हैं कि हमारे पास जो है वो नरम स्प्रिंग है, दूसरा हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो है सख्त या जो है वो हार्ड स्प्रिंग है। अब हार्ड स्प्रिंग का जो k की वैल्यू होगी वो क्या होगी, और नरम जो स्प्रिंग होगा उसकी k की वैल्यू क्या होगी। तो जब हम यहाँ पर देखते हैं इस रिलेशन को, यहाँ पर हमारे पास जो है k और f, ये हमें जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में नजर आते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास जो फोर्स F है, अगर हम ज्यादा लगाएंगे तो जो k की वैल्यू है वो ज्यादा आएगी। अगर हम F की जो फोर्स है वो हम कम लगाएंगे तो हमारे पास जो k की कीमत है, जो कांस्टेंट की कीमत है वो हमारे पास कम आएगी। इससे हमें ये पता चलता है कि जब हमारे पास नर्म स्प्रिंग होते हैं वो इसलिए स्ट्रेच हो जाते हैं या कंप्रेस हो जाते हैं। मतलब नर्म स्प्रिंग के ऊपर हमें जो फोर्स लगानी पड़ती है वो बहुत ही कम लगानी पड़ती है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो नर्म स्प्रिंग है जिनके ऊपर फोर्स कम लगती है, उनका जो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू k है वो भी क्या होगी, कम होगी। इसी तरह जो हार्ड स्प्रिंग होते हैं, जो सख्त स्प्रिंग होते हैं, उनके ऊपर हमें फोर्स जो है वो ज्यादा लगानी पड़ती है उनको खींचने के लिए या फिर उनको दबाने के लिए। तो इस तरह जब हम उनके ऊपर फोर्स जो है वो ज्यादा लगाएंगे तो सख्त स्प्रिंग के लिए हमारे पास जो कांस्टेंट k की वैल्यू होगी वो भी ज्यादा होगी। उसके बाद अगर हम यहाँ पर इसका जो है k का कांस्टेंट का जो यूनिट डिफाइन करना चाहें, इसका जो यूनिट है वो कैसे डिफाइन करेंगे, यूनिट ऑफ k, कांस्टेंट k। तो हमें यहां से देखें जो k है वो इज इक्वल टू है वो f के। f का जो यूनिट है बेसिकली वो क्या होता है, न्यूटन होता है, जिसको हम n से शो करते हैं। और x हमारे पास एक फासला है, एक डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम किस चीज से शो करते हैं, m से, मीटर से। फासला को हमेशा जो है वो मीटर में डिनोट करते हैं। तो हमारे पास जो k का यूनिट आ रहा है वो न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। अगर हम इसको एक साथ लिखना चाहें इस तरह से लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर। ये हमारे पास क्या चीज है, यूनिट ऑफ द k है। ये क्या चीज है हमारे पास, कांस्टेंट k का हमारे पास जो है ये यूनिट है। तो इस रिलेशन के लिए हमने अभी एक इक्वेशन पढ़ी है, F इज इक्वल टू kx, जो हमने हुक्स लॉ के मुताबिक हमने पढ़ी है। एक और भी डेफिनेशन जो है वो हम पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ। वो हमने इक्वेशन पढ़ी, क्या थी वो, F इज इक्वल टू ma। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है। इन दोनों इक्वेशन का अगर हम रिलेशन देखें तो इनकी जो एक साइड है वो एक जैसी है, वो बराबर है। इस साइड पर भी f लिखा हुआ है, इस साइड पर भी f लिखा हुआ है। अगर हम इन दोनों की दूसरी साइड्स का मवाजना करें, इनको कंपेयर करें, तो उससे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज हमारे पास सामने आती है।
इसकी हम जो है ना ये वाली साइड ले लेते हैं, यानी कि ये तो हमारे पास एफ और ये एफ तो जो है ना, जिस तरह हम इसको इक्वल कर लेते हैं एफ इज इक्वल टू एफ के, ठीक है ना। एक एफ हमारे पास ये वाला हो गया और दूसरा एफ हमारे पास ये वाला हो गया, ठीक है ना। अब इसकी जगह पर, इस एफ की जगह पर हम इसकी जो है वैल्यू पुट कर देते हैं। इसकी जो वैल्यू हमारे पास क्या चीज है, वो के एक्स है, और इसकी जो हमारे पास एफ की जो वैल्यू वो क्या हमारे पास एम ए है। बीच में हमारे पास जो है ये इक्वालिटी का जो है ये साइन आ जाएगा। यहां से अगर हम मास को डिवाइड कर दें, ठीक है ना, बोथ साइड पर जो है मास को हम डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास ये जो मास है ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ये रिलेशन बचेगा ए इज इक्वल टू के एक्स ओवर एम। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि हमारे पास जो के है ये एक मटेरियल है, स्प्रिंग है, उसका एक कांस्टेंट है, यानी कि किसी भी मटेरियल के कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो सेम होगी किसी एक मखसूस मटेरियल की, ठीक है ना। और जो m है ये हमारे पास क्या था, उस स्प्रिंग के साथ बंधा हुआ जो मास है वो था। यानी कि हम देखें तो k की वैल्यू भी हमारे पास जो है ना एक ही स्प्रिंग की शक्ल में बदलेगी नहीं, और जो m है मास है जो हमने लिया हुआ है वो भी सेम है, वो भी नहीं बदल रहा। तो यहाँ से हमें पता चला जो k और m है ये दोनों कांस्टेंट वैल्यूज है। k और m दोनों ये कौन सी हैं, कांस्टेंट वैल्यूज हैं। तो हम इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख लेते हैं, a इज इक्वल टू कांस्टेंट x, यानी कि k ओवर m तो हमारे पास आ गया कांस्टेंट, साथ में क्या आ जाएगा x आ जाएगा। तो हमारे पास रिलेशन आ रहा है a इज इक्वल टू कांस्टेंट x। तो अभी हमने पढ़ा है कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन है वो हटाते हैं तो हमें दो चीजों का यूज करना पड़ता है, एक तो इक्वल का साइन और दूसरा उसकी जगह पर कांस्टेंट लिखते हैं। तो सेम यही हमारे पास कंडीशन है। अगर हम इस चीज को जो है ये रिमूव करना चाहें, इस चीज को अगर हम रिमूव करना चाहें तो हमें इसकी जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन है ये लिखना पड़ेगा। तो यार ये जब हम लिखते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है ए जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के। ये वो इक्वेशन बनी है बेसिकली जो हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन को जो है डिफाइन करती है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट एक्स के, ठीक है ना। और अकॉर्डिंग टू द रेस्टोरिंग फोर्स ये भी हम डिफाइन कर चुके हैं कि उसके ऊपर एक अपोजिट जो रिवर्स फोर्स है वो भी लगती है, जो उसको हम किसके शो करते हैं, माइनस से। तो यहाँ से हमारा ये जो हमने इक्वेशन नंबर जो 1 बनाई थी ये हमारे पास बेसिकली जो है ना यहाँ पर इक्वेशन 2 जो है ये हमने उसको फाइनली प्रूव भी कर लिया है। तो बेटा आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। सुबह का जो लेक्चर होगा वो मजीद इसका कुछ पार्ट रहता है जो इसकी वर्किंग है, हम इसकी जो है ना वर्किंग को डिस्कस करेंगे, और साथ में हमारे पास कुछ जो टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ हमारे पास जो कुछ डेफिनेशंस हैं, हम डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे, और इस टॉपिक की बकाया जो हमारे पास वर्किंग है हम उसको डिस्कस करेंगे।